मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और नरनी क्या हो रहा है? अच्छा, ये मौसम तो आज उमस भरा है। बा, बादल तो हैं लेकिन वैसे उमस भी है। और आपकी फ्रेंड सिमी, सिमी कैसी है? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। जुड़ जाएंगे। बात तुम लोगों को पता चल जाता है कि सब जुड़ गए हैं। अच्छा, और सौरभ जुड़े हैं कि नहीं? हेलो, सौरभ जुड़ गए हैं? परसों आप नहीं थे? अच्छा अच्छा अच्छा, तो स्क्रीन शॉट जो है पहुंचा था कि नहीं आपके पास? चलिए, बहुत अच्छी बात है। और विनीत जो नहीं जुड़े हैं क्या? विनीत की आवाज़ नहीं आ रही। कोई बात नहीं है, कभी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे रॉबर्ट सदी की और रोमांटिक एज के अंतिम कवि, फर्स्ट जनरेशन के आखिरी कवि रॉबर्ट सदी की चर्चा होगी। वर्ड्सवर्थ को मैंने ड्रॉप आउट किया है, चारों राइटर को एक साथ उठा लूँगा। लेकिन नेट और पीजीटी लेवल के जितने भी पोएट्स हैं, वैसे टीजीटी में रॉबर्ट सदी नहीं, बहुत से पोएट्स नहीं हैं, लेकिन प्रश्न उनसे भी पूछे जाते हैं। इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जितने भी मेजर या माइनर पोएट्स हों या प्रोज राइटर हों या फिक्शनिस्ट हों या फिर ड्रामेटिस्ट हों, जिस किसी का भी थोड़ा बहुत नाम अंग्रेजी साहित्य में है या जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं उन सारे राइटर्स को या पोएट्स को जो है लेता जा रहा हूँ। और आप लोगों को कुछ करना नहीं है, आप रटिएगा मत। दुनिया में मुझे अगर किसी बात से सख्त नफरत है तो केवल क्रैमिंग से। आप लोग रटिए मत। और पढ़ाई एक उत्साह से होती है। जब आप पढ़ाई पर्पसफुल करेंगे तो उस पढ़ने में मज़ा नहीं आता। पढ़ाई का एक शौक होता है, एक मूड होता है। और जब निरुद्देश्य आप पढ़ेंगे, सिर्फ आपके दिमाग में ये होगा कि हमें पढ़ना है और इसका हमको पेपर देना है या इसकी कोई उपयोगिता है, बिल्कुल इस बात को जहन में मत रखिए। सिर्फ पढ़िए और याद करने के लिए मत पढ़िए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि भूल जाने के लिए पढ़िए। और जब आप भूलने के लिए पढ़ेंगे तो वो चीज़ कतई आपको भूलेगी नहीं। और जब आप याद करने के लिए पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर वो चीज़ भूलेगी। मैं अपने बारे में आज एक बात बता दूं कि मैंने कभी भी पर्पजफुल स्टडी नहीं की कि मैं पढ़ूंगा तो ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। बस पढ़ना मेरा एक शौक था और पढ़ता रहा। तो ये बात बड़ी आसान से है, जब आप किसी काम को करते हैं तो मजबूरन जब करते हैं तो उस काम को करने में आपको मज़ा नहीं आता है। लेकिन जब काम करना है, एक स्वभाव में आ जाए, तब वो काम करने का मज़ा होता है। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा कि आप कतई रटिए मत। बस ये है कि हफ्ते में जो भी आप पढ़े हैं, जो आपके पास नोट्स पहुँचा है, बस उसको केवल गाहे बगाहे देखते रहिए। फिर सारी चीज़ें आपके अवचेतन मस्तिष्क में रहेंगी और जैसे ही पेपर आपके सामने होगा, सही ऑप्शन पर आप क्लिक कर जाएंगे। ये मेरा दावा है और मेरा प्रयोग भी है, केवल आप लोगों के साथ नहीं है। हजारों स्टूडेंट्स पढ़े और मेरा ये प्रयोग सफल रहा है। खैर, तो आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं रॉबर्ट सदी की। वैसे रॉबर्ट सदी का कोई बहुत बड़ा योगदान तो नहीं रहा, फिर
फिर भी फर्स्ट जनरेशन का आखिरी पोएट्स है, इसलिए उसके बारे में थोड़ी चर्चा जरूरी हो जाती। तो मैं चाहूँगा कि इसमें से थोड़ा बोर्ड के ऊपर फोकस कर दें। Robert Southey, the poet of first generation of Romantic era, he was born in 1774 at Bristol. ब्रिस्टल नामक स्थान पर 1774 में उसका जन्म हुआ था। As for his early education, he got his basic education from Westminster School and higher education from Oxford. He was appointed poet laureate in 1813 after Wordsworth. वर्ड्सवर्थ के बाद 1813 में रॉबर्ट सदी को पोएट लॉरेट नियुक्त किया गया एंड ही डाइड इन 1843। ये 3 इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, बर्थ, डेथ और पोएट लॉरेट। अक्सर ये जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, खासतौर से रॉबर्ट सदी कब पोएट लॉरेट अपॉइंट हुआ था, इसके बारे में ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं। अब थोड़ा उसके वर्क की चर्चा कर लें तो रॉबर्ट सदी की जो पहली रचना है वो जोन ऑफ आर्क है। जोन ऑफ आर्क के बारे में जानते हैं, एक 16 वर्ष की लड़की जब फ्रांसीसी सेना पूरी तरह से ब्रिटेन की सेना के सामने समर्पण कर चुकी थी, तो जोन ऑफ आर्क एक अनपढ़ लड़की अपने 16 सहेलियों के साथ फ्रांसीसी सेना के ऊपर फ्रांस के किले से उबलता हुआ तीर कड़ाहों जो है फेंकती थी और पूरे ब्रिटेन की सेना जो है पराजित हो गई। बाद में फ्रांस की सेना ने जोन ऑफ आर्क को फ्रांसीसी सेना का सेनापति भी घोषित किया था और पूरी लाइफ हिस्ट्री जोन ऑफ आर्क में पूरा बाद में इसको जो है सेंट घोषित किया गया और सेंट के बाद फिर इसके ऊपर चार्ज लगाया गया व्यभिचार का और जोन ऑफ आर्क को जिंदा आग में भी जलाया गया। तो पहली रचना रॉबर्ट सदी की जोन ऑफ आर्क है और दूसरी उसकी रचना है थैलाबा। थैलाबा वास्तव में अरबी भाषा का शब्द है। इट इज अरेबियन वर्ड विच मीन्स द डिस्ट्रॉयर। लंबी पोयम है। कहा यह जाता है कि अरब का एक राजकुमार था जिसका नाम थैलाबा था और उसने पूरे अरब के राजवंश का विनाश कर दिया था, इसीलिए उसका नाम ही पड़ा क्या, थैलाबा द डिस्ट्रॉयर। इसकी तीसरी रचना है द कर्स ऑफ केहामा। वास्तव में केहामा प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्रों में जिक्र आता है कि किष्किंधा पहाड़ के करीब एक छोटी सी पहाड़ी थी और वहाँ के निवासी बड़े उत्पाती थे। बाद में ऋषियों ने उसको श्राप दे दिया, तो पूरा केहामा ठीक इसी तरह की केहामा पहाड़ी वो फ्रांस के उत्तर में भी पाई जाती थी। तो जो जिक्र आता है हमारे हिंदू मिथोलॉजी में कि किष्किंधा पर्वत के तलहटी में बसने वाले लोग जो काफ़ी उत्पाती किस्म के थे और ऋषियों ने उनको श्राप दे दिया था, वो पूरी की पूरी जाति ही समाप्त हो गई। ठीक इसी का उदाहरण लेकर के उसने केहामा पहाड़ी जो कि फ्रांस की उत्तर पश्चिमी सीमा पर है, तो बेस्ड ऑन हिंदू मिथोलॉजी। और चौथी रचना उसकी मैडो, ये वास्तव में वेल्स एडवेंचर है, एक जोखिम और साहस भरी कहानी है। मैडो रचना का जो नायक है मैडोक है। प्रिंस मैडोक इज क्रेडिटेड टू हैव डिस्कवर्ड द वेस्टर्न वर्ल्ड। ऐसा वेल्स की कहानियों में कहा जाता है कि पश्चिमी दुनिया की खोज करने वाला राजकुमार मैडोक था। और रोड्रिक द लास्ट ऑफ गोट्स, ये उसकी रचना है कि गोट्स जनजातियों का जो अंतिम शासक था वो रोड्रिक था।
तो और अगर उसके प्रोज वर्क की बात की जाए तो लाइफ ऑफ नेल्सन और हिस्ट्री ऑफ ब्राज़ील, ये दो उसकी प्रोज रचनाएं हैं। नेल्सन के बारे में जानते हैं कि नेल्सन ब्रिटिश सेना का सेनापति था और जिसने 1815 में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन को पराजित किया था। तो द लाइफ ऑफ नेल्सन, नेल्सन की बायोग्राफी लिखी है, और हिस्ट्री ऑफ ब्राज़ील, ब्राज़ील की खोज का इतिहास, ये दो उसकी खोज रचनाएं हैं। अगर उसकी रचनाओं की बात की जाए तो ज़्यादातर मिथिकल वर्क हैं रॉबर्ट सदी के, और ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध तो रचनाएं नहीं हैं। हाँ, रॉबर्ट सदी की जो शार्टर लिरिक्स हैं जो अक्सर प्रेस्क्राइब हैं जूनियर और सीनियर क्लासेस में भी, तो उसकी थोड़ी सी चर्चा जो है जरूरी हो जाती है। His shorter poems पहली रचना है द ट्री, दूसरी है द स्कॉलर। The tree, the scholar, say in shape of rock, say in shape of rock, और उसकी चौथी छोटी कविता है द बैटल ऑफ ब्लेनहीम। द बैटल ऑफ ब्लेनहीम, ये रॉबर्ट सदी जो है समाप्त हुए, और आज उसके थोड़ा सा जो है शार्टर जो माइनर पोएट्स थे उनकी भी जो है चर्चा हो जाए। मिटा दे रहे हैं इसको, नोट कर लिए हैं कि नहीं आप लोग? ओके। Some minor poets of first generation of romanticism, हेडिंग आप लोग डाल लें। फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिसिज्म। रोमानियतवाद के पहली पीढ़ी के कुछ जो माइनर पोएट्स थे उनकी चर्चा। तो पहला पोएट है थॉमस मूर। थोड़ा सा चौंकिए मत, थॉमस मूर, ये समझिएगा कि नॉट द राइटर ऑफ यूटोपिया। थॉमस मूर वो नहीं जिसने यूटोपिया को लिखा था, बल्कि थॉमस मूर एक माइनर पोएट था फर्स्ट जनरेशन का। और थॉमस मूर वाज चिफली रोमांटिक पोएट। His works पहला आयरिश मेलोडीज, और उसकी दूसरी रचना है लाला रुख।
ये कई बार पूछा गया है, डियर लाला रुख किसकी रचना है? तो थॉमस मूर का एक ऑप्शन आता है जिसमें लोग गलती कर बैठते हैं, और हिज सैटिरिकल पोएम्स जहाँ तक उसके व्यंग्यात्मक कविताओं की बात की जाए, द टू पेनी पोस्ट बैग, द टू पेनी पोस्ट बैग, और दूसरी सैटिरिकल रचना है द लाइफ ऑफ बायरन अलायंस, और तीसरी है द लाइफ ऑफ बायरन। मिटा दे रहे हैं। द लाइफ ऑफ बायरन ये प्रोज वर्क है, मेरे दिमाग से ये प्रोज वर्क है, बायोग्राफी है बायरन की। थॉमस कैंपबेल, his longer poems, his longer poems are, तो उसकी पहली रचना है प्लेजर ऑफ होप, प्लेजर ऑफ होप। आप 2009 का अगर पेपर उठा लेंगे कि नेट में, तो प्लेजर ऑफ होप ये पूछी गई है किसकी रचना है। प्लेजर ऑफ होप गर्ट्रूड ऑफ बोहेमिया, गर्ट्रूड ऑफ बोहेमी की गर्ट्रूड। गर्ट्रूड जिसके बारे में ये कहा गया है कि बेहद बेवफा लड़की थी, स्त्री थी। वास्तव में गर्ट्रूड का जिक्र शेक्सपियर ने भी कहा है, किया है अपने हैमलेट में। और गर्ट्रूड जो राउंड टेबल टेनिसन ने जो लिखी है पासिंग ऑफ आर्थर, उसकी जो सेंट्रल कैरेक्टर है गर्ट्रूड। तो गर्ट्रूड एक ऐसा नाम है जो बेवफा स्त्रियों के लिए अक्सर ये सिनोनिम बन चुका है। गर्ट्रूड ऑफ बोहेमी एंड हिज फेमस पोएम, his famous poems are, ये शॉर्टर पोएम्स हैं। पहली है पैट्रियाटिक, और उसकी दूसरी प्रसिद्ध है ये मैरिनर ऑफ इंग्लैंड। ये मैरिनर, ये मोस्ट फेमस पोएम है, ये मैरिनर ऑफ इंग्लैंड। मोस्ट फेमस पोएम। और तीसरी है बैटल ऑफ बाल्टी। बैटल ऑफ बाल्टी।
अब आखिरी माइनर पोएट्स जो बेहद ज़रूरी है उसकी चर्चा शॉर्ट में करना, और क्यों ज़रूरी है अभी आप जब नोट्स में देखेंगे तो पता चल जाएगा। मिटा दे रहे हैं इसे। नाम से पता चल गया होगा कि ली हैंड had a powerful influence ये भी प्रश्न पूछा गया है कई एग्जाम में, हो एक्सरसाइज्ड पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन किड्स, पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन किड्स। किड्स अगर सबसे ज़्यादा प्रभावित था तो केवल दो कवियों से था। एक तो चैपमैन ने जब ये लिखा था होमर का जब ट्रांसलेशन किया था चैपमैन ने, तो उससे इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि उसने पहला लिखा था ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, और दूसरा सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है किड्स के ऊपर ली हंट का पड़ा था। तो his famous poems are उसकी प्रसिद्ध जो है कविताएं कौन कौन सी हैं? द स्टोरी ऑफ रिमनी, द स्टोरी ऑफ रिमनी, द स्टोरी ऑफ रिमनी RIMNI। और एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि इट इज बेस्ड ऑन दांते की एक प्रसिद्ध कविता है द स्टोरी ऑफ पाओला एंड फ्रांसेस्का। द स्टोरी ऑफ पाओला एंड फ्रांसेस्का। दांते ने एक कहानी लिखी थी जिसका टाइटल था द स्टोरी ऑफ पाओला एंड फ्रांसेस्का। पाओला और फ्रांसेस्का की जो है प्रेम कथा ठीक इसी को आधार मान करके ली हंट ने द स्टोरी ऑफ रिमनी लिखी। और उसकी दूसरी रचना है द रोमर, घुमक्कड़। इस नोट में लिखिएगा किड्स एडॉप्टेड द स्टाइल and theme of the story of Rimini in his Endemia। मिटा दे रहे हैं। ली हंट ने दो प्रसिद्ध सनेट भी लिखे हैं।
His two famous sonnets are About Ben Adham, और दूसरा जो है उसका सॉनेट है ऑन द नाइल। एक चीज और बता दें कि सॉनेट का कोई टाइटल नहीं रहता है, लेकिन जैसे कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये टाइटल किसने दिया है मैं बता चुका हूँ, किस पालक्रेग ने दिया था टाइटल। सनेट का कोई भी टाइटल नहीं रहता है, ये ध्यान रखिएगा कि सनेट की जो पहली लाइन है वही टाइटल बनती है, लेकिन फिर भी कुछ सनेट्स के टाइटल मिलते हैं। और जैसे कि निहंट का ये है अबाउट बेन एडम और ऑन द नाइल, ये कोई टाइटल नहीं है, बस सप्लाई कर दिया गया है। तो ये दो उसके प्रसिद्ध सनेट्स हैं। राइट। अब मित्रों, आज की क्लास में थोड़ा सा यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ। और हाँ, लैंग्वेज के लिए जो हम लोग नॉन फाइनाइट्स खत्म कर चुके हैं, तो आपको एक आध घंटे में पेपर मिल जाएगा। ठीक।